एक सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सेल की खोज एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में मरी हुई सेल्स को ऑब्जर्व किया जो कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिखती थीं, जो असल में एक पेड़ की छाल से आता है। उसने इन छोटे डब्बों को सेल कहा। बाद में उसने अपनी खुद की डिजाइन की हुई माइक्रोस्कोप में जो देखा उसे अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में पब्लिश किया। उस समय वो एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप थी। फिर 1674 में एंटोन वैन ल्यूवेनहुक ने इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप का यूज करके पॉन्ड वाटर में फ्री लिविंग सेल्स की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सेल में न्यूक्लियस की खोज की। सेल शब्द असल में लैटिन शब्द सेलुला से आया है, जिसका मतलब होता है एक छोटा कमरा। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले पौधों की कोशिकाओं की खोज की थी। डुजार्डिन ने 1835 में कोशिका के अंदर एक जीवित तरल पदार्थ खोजा और उसे सारकोड नाम दिया। J.E. पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका के तरल पदार्थों के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द गढ़ा। ये मूल रूप से कोशिका के अंदर मौजूद जीवित पदार्थ है। हक्सले ने 1868 में प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा। फिर रुडोल्फ विर्चो, एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट ने 1855 में यह स्थापित किया कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती हैं, जिसे उन्होंने ओमनिस सेलुला ई सेलुला के रूप में व्यक्त किया। सेल थ्योरी दो बायोलॉजिस्ट्स एम जे श्लाइडेन ने 1838 में और टी श्वान ने 1839 में बनाई थी। उनके हिसाब से सारे प्लांट्स और एनिमल्स सेल्स से बनते हैं और सेल ही लाइफ की बेसिक यूनिट है। सेल थ्योरी को वर्कोव ने 1855 में और बढ़ाया, ये बताते हुए कि सारे सेल्स पहले से मौजूद सेल्स से बनते हैं। सेल थ्योरी कहती है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट्स से बने होते हैं। सारे सेल्स पहले से मौजूद सेल्स से बनते हैं। अब साइज की बात करें तो एक ह्यूमन सेल का नॉर्मल साइज डायमीटर में लगभग 20 से 30 माइक्रोमीटर होता है। बस रेफरेंस के लिए एक माइक्रोमीटर 1 गुना 10 की पावर -6 मीटर होता है। एनिमल्स में सबसे बड़ा अलग सिंगल सेल असल में एक ऑस्ट्रिच एग होता है। एनिमल्स में सबसे लंबा सेल एक नर्व सेल होता है। सबसे छोटा सेल PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसे माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, जो लगभग 0.3 माइक्रोमीटर लंबा होता है। बैक्टीरिया आमतौर पर लगभग 3 से 5 माइक्रोमीटर होते हैं, जबकि वायरस और भी छोटे होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनमें सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा जीवित सेल नर्व सेल या न्यूरॉन होता है, जो असल में पूरी लाइफ टाइम तक जीवित रह सकता है। और ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स डायमीटर में लगभग 7 माइक्रोमीटर होते हैं। तो चलो सेल्स के साइज के बारे में बात करते हैं। एक ह्यूमन सेल का नॉर्मल साइज आमतौर पर 20 माइक्रोमीटर से 30 माइक्रोमीटर तक होता है। और बस आपको पता होना चाहिए 1 माइक्रोमीटर 1 गुना 10 की पावर -6 मीटर्स के बराबर होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जानवरों में सबसे बड़ा आइसोलेटेड सिंगल सेल असल में एक ऑस्ट्रिच एग है और जानवरों में सबसे लंबा सेल नर्व सेल है। दूसरी ओर सबसे छोटा सेल PPLO कहलाता है या प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसे माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 0.3 माइक्रोमीटर्स होती है। बैक्टीरिया आमतौर पर लगभग 3 से 5 माइक्रोमीटर्स के होते हैं, जबकि वायरसेस और भी छोटे होते हैं और उनमें कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला सेल नर्व सेल या न्यूरॉन होता है, जो असल में आपकी पूरी लाइफ टाइम तक जीवित रह सकता है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स का डायमीटर लगभग 7 माइक्रोमीटर्स होता है। सेल का शेप मुख्य रूप से उस स्पेसिफिक फंक्शन पर डिपेंड करता है जो वह परफॉर्म करता है। किसी ऑर्गेनिज्म का साइज एक्चुअली उसमें मौजूद सेल्स की संख्या पर डिपेंड करता है, न कि हर सेल के साइज पर। फॉर एग्जाम्पल, नर्व सेल्स लंबे और ब्रांच्ड होते हैं। रेड ब्लड सेल्स या RBCs डिस्कॉइडल या सॉसर शेप्ड होते हैं। मसल सेल्स का शेप स्पिंडल जैसा होता है।
एग्स टिपिकली स्फेरिकल होते हैं। स्किन के पिगमेंट सेल्स ब्रांच्ड होते हैं। पैरामीशियम का सेल स्लिपर शेप्ड होता है। गोनाड्स के जर्म सेल्स क्यूबॉइडल होते हैं और लिवर सेल्स पॉलीगोनल शेप के होते हैं। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जो एक सिंगल सेल से बने होते हैं उन्हें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम और क्लामिडोमोनास। इन ऑर्गेनिजम्स में सिंगल सेल सभी लाइफ प्रोसेसेस कर पाता है, जैसे खाना लेना, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। वो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे सेल्स से बने होते हैं उन्हें मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फॉर इंस्टेंस कुछ फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के सभी सेल्स का बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर होता है और वो सिमिलर बेसिक फंक्शंस करते हैं। साइटोप्लाज्म में जो नॉन लिविंग मटेरियल होते हैं, जैसे पिगमेंट ग्रैन्यूल्स, स्टार्च ग्रैन्यूल्स, फैट ड्रॉपलेट्स आदि, उन्हें सेल इंक्लूजन कहा जाता है। आमतौर पर सभी सेल्स में एक जैसे ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, चाहे किसी ऑर्गेनिज्म में उनका फंक्शन और लोकेशन कुछ भी हो। एक सेल इन ऑर्गेनेल की वजह से ही जिंदा रह पाता है और अपने सभी फंक्शन कर पाता है। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की कौन सी प्रॉपर्टी उन्हें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से अलग करती है? डिवीजन ऑफ लेबर की प्रॉपर्टी की वजह से मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स शरीर के अलग अलग फंक्शन को करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में केवल एक सिंगल सेल को सभी एक्टिविटीज करनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेम्मा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की एक बाइलेयर से बनी होती है, जिसे फास्फोलिपिड और प्रोटीन कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को सिंगर और निकोलसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में समझाया था। सभी लिविंग सेल्स में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो उनके कंटेंट को घेरे रहती है। यह लचीली होती है और लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के एक छोटे से हिस्से जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बनी होती है। लचीलापन सेल को फूड और दूसरे मटेरियल को निगलने में मदद करता है। इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए अमीबा, यह बाहरी एनवायरनमेंट के लिए सिलेक्टिवली परमेबल बैरियर का काम करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के लिए परमेबल होती है, हालांकि यह न्यूट्रिएंट्स और दूसरे जरूरी एलिमेंट्स को सेल के अंदर जाने देती है और वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर निकलने देती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे छोटे मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजन के जरिए मेम्ब्रेन के आर पार आसानी से जा सकते हैं, लेकिन अमीनो एसिड और शुगर जैसे बड़े मॉलिक्यूल्स का पैसेज सावधानी से रेगुलेट किया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेम्मा भी कहते हैं, लिपिड की एक बाइलेयर से बनी होती है, जिसे फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को सिंगर और निकोलसन ने समझाया था, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। सभी लिविंग सेल्स में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो उनके कंटेंट को घेरे रहती है। ये फ्लेक्सिबल होती है और लिपिड, प्रोटीन और थोड़े कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बनी होती है। यह फ्लेक्सिबिलिटी सेल को खाना और दूसरे मटेरियल्स को निगलने में हेल्प करती है। इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं, जैसे अमीबा ऐसा करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर के एनवायरनमेंट के लिए सेलेक्टिवली परमिएबल बैरियर का काम करती है। यह कुछ खास मॉलिक्यूल्स के लिए परमिएबल होती है, जिससे न्यूट्रिएंट्स और दूसरे जरूरी एलिमेंट्स सेल में एंटर कर पाते हैं और वेस्ट मटेरियल्स सेल से बाहर निकल पाते हैं। छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के जरिए मेम्ब्रेन के आर पार आसानी से जा सकते हैं, लेकिन बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे अमीनो एसिड और शुगर का पैसेज ध्यान से रेगुलेट किया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कई इंपॉर्टेंट काम करता है। यह सेल के अंदर के कंपोनेंट्स को बचाता है। यह सेल को शेप भी देता है। मेम्ब्रेन छोटे छोटे छेद, जिन्हें पोर्स कहते हैं, से मटेरियल को सेल के अंदर और बाहर जाने देता है। अब बस एक बात सुनिए,
जब एक प्लांट सेल में प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ता है तो उसे प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। एक एनिमल सेल में इस सिकुड़न को क्रेनेशन कहते हैं। तो सेल रिकॉग्निशन में मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स का क्या रोल है? दरअसल चीनी की छोटी चेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहरी हिस्से पर प्रोटीन और लिपिड से जुड़ी होती है और ये दूसरे सेल्स के सरफेस मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन में हेल्प करती है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की खोज की। उन्होंने कॉर्क के एक स्लाइस को देखने के लिए एक आदिम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया। वैज्ञानिक ने पाया कि कॉर्क में कई छोटे बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें उन्होंने सेल्स नाम दिया, सेल्यूला, जिसे बाद में छोटा करके सेल कर दिया गया। उनका काम माइक्रोग्राफिया नाम की एक बुक के रूप में पब्लिश हुआ था। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज्यादा सेल्स से बना होता है, इसलिए सेल लाइफ की स्ट्रक्चरल यूनिट है। एक ऑर्गेनिज्म के सभी लाइफ फंक्शंस उसके सेल्स में होते हैं। सेल्स स्पेसिफिक फंक्शंस करने के लिए स्पेशलाइज्ड भी हो सकते हैं, जैसे एक मसल सेल में कॉन्ट्रैक्शन या एक नर्व सेल में इंपल्स ट्रांसमिशन। इसलिए सेल्स लाइफ की फंक्शनल यूनिट्स भी हैं। सभी लिविंग सेल्स में सब्सटेंसेस मेम्ब्रेन के आर पार एनर्जी के खर्च के साथ या उसके बिना जा सकते हैं। तो दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूवमेंट है, जिसमें एनर्जी खर्च होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ मूवमेंट है, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, और यह बिना एनर्जी खर्च किए होता है।